Hello everyone, you're welcome on Eklavya online classes. In last lecture we were discussing about conduction और वहाँ अपन ने बात की थी कि जो कंडक्शन तरीका होता है हीट ट्रांसफरिंग का वो बेसिकली कहाँ काम में आता है। तो वहाँ अपन ने देखा था कि सॉलिड्स में जो है हीट ट्रांसफर जो होती है वो थ्रू कंडक्शन होती है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक नया तरीका हीट ट्रांसफरिंग का, उसका नाम रहता है कन्वेक्शन। उसका नाम क्या है? कन्वेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो तरीका है, जो मेथड है, वो किन चीज़ों के लिए काम में आएगा या किसके लिए काम में आएगा। तो पहली बात तो ये जो होता है दिस इज फॉर लिक्विड्स। मतलब क्या हुआ इसका कि लिक्विड्स में जो है ना हीट ट्रांसफरिंग होती है या लिक्विड्स जो हीट होते हैं, गर्म होते हैं, उसमें कौन सा तरीका काम में आएगा? कन्वेक्शन। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डेफिनेशन है वो देखिए एक बार के लिए आप, और आप इसमें लिखिए इट इज द प्रोसेस। इसका जो डेफिनेशन है कन्वेक्शन का वो लिखिए इट इज द प्रोसेस in which heat transfer from high temperature region to low temperature region by movement of पार्टिकल। तो पहली बात तो जो डेफिनेशन इसका है कन्वेक्शन का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कंडक्शन के डेफिनेशन से, बट देखो फर्क यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है। फर्क यहाँ पे ओनली इतना आएगा कि उस कंडक्शन वाले तरीके के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली फ्लो नहीं कर पा रहे थे, दे ओनली वाइब्रेट। बट यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो है पार्टिकल खुद मूव करेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ से क्रिएट हो रहा है बाई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इट मीन्स कि इस वाले तरीके में जब हीट ट्रांसफर होगी तो पार्टिकल खुद मूव करेगा। तो देखो कैसे, एक बार के लिए तो समझने के लिए एक अपन कंटेनर मानते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज अपन ने कंटेनर मान लिया, ओके, और यहाँ मान लो इसमें अपन लिक्विड भर रखा है। अब लिक्विड भले कोई सा भी हो, भले वाटर हो या और कोई हो, वो मैटर नहीं करता ना, ओके। अब ध्यान दे एक बार के लिए, लेट्स सपोज कि अभी अपन ने इसको हीट नहीं किया है, ओके। अच्छा, आप देखो जब इसको हीट करोगे तो अपन ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ देर बाद में, है ना, आफ्टर 5 to 10 मिनट जो पूरा लिक्विड है वो गर्म हो जाएगा, है ना। अब देखो पहले जब अपन इसको गर्म नहीं किया था तो सब कुछ जो क्या है किस पर, रेस्ट पर है। बट यदि अपन इसको यहाँ से गर्म करते हैं तो गर्म, है ना, करने के 5-10 मिनट बाद में जो पूरा लिक्विड है वो पूरा गर्म हो चुका है। तो अब अपन ये जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में जो लिक्विड है वो पूरा गर्म कैसे हुआ, कौन सा इसमें मैकेनिज्म काम में आया, कौन सा इसमें प्रोसेस काम में आया। तो आप ध्यान दें एक बार के लिए, अपन दो बातें करेंगे यहाँ पर कि एक बार आप ये मान लो कि लेट्स सपोज कि अभी अपन इसको गर्म नहीं किया है, तो देखो यहाँ पर आप एक वाटर मॉलिक्यूल मानो आप। अच्छा ध्यान दे एक बार के लिए, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स यहाँ ना हर जगह पे होंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैं एक लिक्विड का मॉलिक्यूल मान रहा हूँ यहाँ पर रैंडम। अच्छा, जब मैं इसको गर्म नहीं किया मैंने, उस टाइम पे अपन बात करें तो इसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं। इसके ऊपर एक तो फोर्स काम कर रहा है mg, ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल के ऊपर, और एक इसके ऊपर काम कर रहा है बायोंसी फोर्स Fb। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी, है ना, बॉडी अपन किसी लिक्विड में मर्ज करते हैं तो उसके ऊपर एक बायोंसी फोर्स काम करता है। तो आप ध्यान दें कि जब मैंने इसको गर्म नहीं किया है तब तक क्या हो रखा है कि इसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, mg और बायोंसी, बट दोनों फोर्स जो होंगे अभी बैलेंस हो रखे हैं। तो जो नेट फोर्स है मॉलिक्यूल का वो कितना हो गया, इसका 0 हो गया। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर रेस्ट पर है, ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पर रेस्ट पर है। बट अब ध्यान दे एक बार के लिए, अब नेक्स्ट में एक काम कर रहा हूँ कि इसको मैं गर्म कर रहा हूँ। अब इसको मैं हीट करूंगा तो ध्यान दे एक बार के लिए, ये हीट पहले कहाँ जाएगा, ये हीट पहले जो बॉटम मोस्ट पे है ना, बॉटम पे जो मॉलिक्यूल है वहां उसको मिलेगा। तो लेट्स सपोज कि ये हीट इसको मिल गया। अब ध्यान दो, इसको हीट मिलने से क्या होगा, इसको हीट मिलने से आप सोचना एक बार के लिए कि जो ये मॉलिक्यूल है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये अपन ने पहले पढ़ रखा है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो इस वाले मॉलिक्यूल का, अच्छा और ध्यान दे एक बार के लिए कि अभी जो हीट है वो इन सबको नहीं मिली है। अभी हीट कौन से को मिलेगी, जो जस्ट पास में है इसकी। तो मैं एक मॉलिक्यूल बॉटम वाला मान रहा हूं यहाँ पर। तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो गर्म करने से इस वाले मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिकॉज अपन ने पढ़ रखा है कि जब भी अपन किसी बॉडी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अब ध्यान दे एक बार के लिए, पहली बात तो बायोंसी फोर्स क्या होता है, बायोंसी फोर्स क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। हालांकि बाद में अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे फ्लूइड नाम से, वहां पूरा इसको वो डिस्कस करेंगे कि बायोंसी फोर्स कैसे काम करता है, कितना काम करता है। बट अभी आप ओनली इतना याद रखो कि बायोंसी फोर्स जो होगा वो होता है रो वी जी। रो यहाँ पर डेंसिटी है,
बॉडी की, और v है यहाँ पर खुद का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। अब ध्यान दे एक बार के लिए कि यदि अपन इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और यदि इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, ध्यान देना, यदि इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो बायोन्सी फोर्स भी क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि गर्म करने से वॉल्यूम बढ़ा और वॉल्यूम के बढ़ने से जो बायोन्सी फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जो पहले बैलेंस हो रखे थे बिना गर्म किए, गर्म करने से पहले दोनों मॉलिक्यूल क्या हो रखे थे, बैलेंस, दोनों फोर्स जो है बैलेंस हो रखे थे। बट यदि इसको मैं गर्म करूंगा तो गर्म करते ही क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से बायोन्सी फोर्स बढ़ेगा, और यदि बायोन्सी फोर्स बढ़ के यदि mg से बड़ा हो गया तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर रुक नहीं पाएगा रेस्ट पर, ये मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, और ये मॉलिक्यूल जो होगा उसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा एक, बिकॉज जो अपर मोस्ट फोर्स है दैट इज लार्जर देन लोअर फोर्स। तो इसके ऊपर एक नेट फोर्स काम करेगा, और इसके ऊपर यदि नेट फोर्स काम करेगा तो उसके काम करने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो होगा यहाँ पर रेस्ट पे रह नहीं पाएगा और आगे की ओर मूव करेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पहले रेस्ट पे था यहाँ पर, वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा और ऊपर आएगा। अब ध्यान दे एक बार के लिए, जैसे ये मॉलिक्यूल ऊपर की ओर मूव करेगा तो यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा, वैकेंट स्पेस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ने यहाँ अपनी जगह छोड़ दी है यहाँ से, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर मूव कर गया है। तो जैसे यहाँ पे वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, जो इसके पास का मॉलिक्यूल है, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ध्यान दे एक बार के लिए, बिकॉज अभी अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ओनली ये वाला जो मॉलिक्यूल है गर्म हुआ ओनली, क्योंकि ये जस्ट पास में इसके मॉलिक्यूल है। तो जैसे ये गर्म होगा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसके वॉल्यूम बढ़ने से बायोन्सी फोर्स बढ़ेगा, और बायोन्सी फोर्स के इंक्रीज होने से इसके जो फोर्सेज है वो अनबैलेंस हो जाएंगे, और उनके अनबैलेंस होने से ये मॉलिक्यूल ऊपर की ओर मूव करेगा, और जैसे ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो नेबरिंग मॉलिक्यूल होगा, जो भी ठंडा मॉलिक्यूल है, अभी उसको हीट नहीं मिला है, वो यहाँ आ जाएगा। अब सेम कहानी इसकी भी होगी कि ये भी गर्म होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका बायोन्सी फोर्स बढ़ेगा, और अगेन ये भी ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हर मॉलिक्यूल आ रहा है, हीट को ले रहा है, अपना वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, बायोन्सी फोर्स बढ़ेगा और ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल मान लो पहले यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, फिर इसके बाद में ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर देखो ऐसा होएगा 5-10 मिनट बाद में, एंड आफ्टर 5 to 10 मिनट जो पूरा लिक्विड है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, हीट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा जो है ना ये प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं कन्वेक्शन। अब इसमें अपन देख पा रहे हैं इजीली कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है एक्चुअली खुद फ्लो कर पा रहा है ना। और कंडक्शन में अपन ने बात की थी कि वहां पर जो मॉलिक्यूल है वो खुद मूव नहीं कर पा रहा था, दे ओनली वाइब्रेट एट देयर मेन पोजीशन बिकॉज दे आर बाउंडेड इन वैलेंस बॉन्ड। बट यहाँ पर चेक करें कि ये फ्री है मूव करने के लिए, तो ये मूव करके यहाँ से यहाँ आएगा, और जैसे ही ऊपर मूव करेगा दैट विल क्रिएट अ वैकेंसी, एंड उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आएगा, एंड ये सेम कहानी बार बार रिपीट होगी। तो ऐसे करते करते जो पूरे मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आते हैं, है ना। ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आएंगे और गर्म मॉलिक्यूल ऊपर मूव करेंगे, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम 5 to 10 मिनट ना लेटर पूरा जो लिक्विड है वो गर्म हो जाएगा। और जो ये गर्म हुआ है लिक्विड, उस तरीके का नाम क्या होता है, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में ये होता है कि मॉलिक्यूल खुद एक्चुअली मूव करता है, मॉलिक्यूल का यहाँ पे एक्चुअली मूवमेंट होगा। अच्छा और ध्यान दे, आप सोच रहे हैं एक बार के लिए कि जब ये मॉलिक्यूल ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है, ऊपर आ रहा है, मान लो गर्म होकर ऊपर आ रहा है, तो ये किनके कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ठंडे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, यहाँ पे उनसे ना ठंडे मॉलिक्यूल यहाँ रखे हुए हैं, तो जब ये इनके कांटेक्ट में आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट इनको ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो खुद है अपना टेम्परेचर डाउन कर लेगा, अपना टेम्परेचर डाउन कर लेगा। मेरी बात सही है क्या, कि जब ये गर्म होकर ऊपर आ रहा था तो रास्ते में उसे कौन मिला, रास्ते में किसके कांटेक्ट में आया, ये रास्ते में कांटेक्ट में आया ठंडे मॉलिक्यूल्स के। तो उनके कांटेक्ट में आने की वजह से ये अपना कुछ हीट उनको ट्रांसफर कर देगा, और यदि इसका हीट यहाँ ट्रांसफर हो गया तो इस खुद का जो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो देखना एक बार के लिए कि जैसे मान लो कि ये ऊपर आ गया, अब देखो जब ये यहाँ टॉप पर आएगा तो वापस से यहाँ आते आते इसका टेम्परेचर जो है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो देखो अब ये मॉलिक्यूल नीचे मूव कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल नीचे मूव कर रहे हैं, तो कुछ देर बाद में इसका वापस से टर्न आएगा, कुछ देर बाद में इसका वापस से टर्न आएगा, और फिर ये ऐसे मूव करेगा, है ना, और वापस से नीचे आएगा, गर्म होगा। तो ये मॉलिक्यूल बार बार, है ना, नीचे आता है, हीट लेगा, ऊपर मूव करेगा, और ऊपर आते आते वापस से इसका जो टेम्परेचर है डाउन पड़ेगा, डाउनफॉल होगा, और वापस से यहाँ पर आएगा। तो इसमें जो मॉलिक्यूल है बार बार ऐसे अपने आप को मोमेंट में लेके आ रहा है, और ऐसा करने से थोड़ी देर बाद में आफ्टर सर्टेन टाइम पूरा जो लिक्विड है आपका गर्म हो जाएगा। और इस तरीके का नाम होता है कन्वेक्शन। और यहाँ पर जो फर्क है, जो डिफरेंस है, जो है ना, जो मेन पार्ट है वो ये है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है एक्चुअली मूव कर पा रहा है
है ना। अच्छा, इसके अलावा और ध्यान दे एक बार के लिए, जो कन्वेक्शन है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स इतने नहीं आते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर जो थ्योरेटिकल है वही काफी है। तो डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये याद कर ले, डायग्राम देख ले एक बार के लिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के मॉलिक्यूल भी यहाँ आ सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है ना। ओके, तो ये मॉलिक्यूल गर्म होकर नीचे आएगा ना, ऐसे ऐसे। तो देखो जो ये वाला मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, इसका जो पाथ है, इस पाथ को अपन बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। एक और टर्म है, आप सीख ले इसको, आप थ्योरेटिकली है कि जो मॉलिक्यूल पाथ ट्रेस कर रहे हैं, जिस पाथ पर मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट, हालांकि यदि आपको नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। जो इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, जो पूरा फिनोमिना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको आना चाहिए। ओके, तो आप देख ले इस चीज को एक बार के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो कन्वेक्शन है उसकी हेल्प से कौन कौन गर्म होगा, तो जो फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड, अब देखो फ्लूइड में लिक्विड भी आ जाएगा एंड गैस भी आ जाएगा, तो फ्लूइड्स आर हीटेड थ्रू कन्वेक्शन। तो आप भले ही यहां पर नोट कर लेना इस चीज को कि फ्लूइड्स आर हीटेड थ्रू कन्वेक्शन। और जो कल अपन ने पढ़ा था कंडक्शन, वहां पे आप लिख लेना या आप यहीं पे कर लो, सॉलिड्स आर हीटेड थ्रू कंडक्शन। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस, बिटवीन दीज टू स्टोरीज। ठीक है ना, आप देख ले इस चीज को ना, आसान पार्ट है। और अब इसके अपन आगे मूव करेंगे, बिकॉज ये इतना ही है आपके सिलेबस में, आपकी बुक में इसको इतना ही बोल रखा है, तो इसको अपन आगे इसको अपन और एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक है ना, नोट कर ले इसको आप, और आगे मूव करते हैं अपन इसमें ना। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट और लास्ट जो तरीका है हीट ट्रांसफरिंग का, वो अपन आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेडिएशन। क्योंकि इन वेरी स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि हीट ट्रांसफरिंग के 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं। 2 पढ़ लिए अपन ने, कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, एंड लास्ट वन इज रेडिएशन, जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। और आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि जो कंडक्शन और जो रेडिएशन है, दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेक्शन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए अपन इसको इतना ही पढ़ा है ना, और आपकी इतना ही है ये। आगे ध्यान दिया आप, जो लास्ट तरीका होता है वो है रेडिएशन। देखो रेडिएशन तरीका जो होता है वो है ना, कहाँ काम में आता है और इसके थ्रू हीट कहाँ ट्रांसफर होती है, पूरी कहानी अपन समझेंगे। ठीक है ना, तो आप ध्यान से पढ़ना इस चीज को। अच्छा, जैसे मान लो कि जैसे ये मान लो सन है यहाँ पर, है ना, सन, ये सन से हीट यहाँ सरफेस तक आती है, अर्थ तक आती है। अर्थ मान लो, ग्राउंड मान लो आप। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सन से हीट यहां पहुंच जाती है, सन का जो हीट है ग्राउंड पे आता है। ठीक है ना, अब ध्यान दो, सन से जो हीट यहां पर आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, उसका फॉर्म क्या है, तो वो आ रही है वेव की फॉर्म में आ रही है, वो वेव की फॉर्म में आ रही है। और वेव का ही एक और नाम होता है रेडिएशन। वेव का एक और नाम क्या होता है, रेडिएशन। तो यहां पर जो रेडिएशन है वो तरीका यहां पर काम में आ रहा है। तो सन से यहां पर ग्राउंड पे हीट का आना किसका एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन, है ना। सन से ग्राउंड पर हीट का आना किसका एग्जाम्पल है, रेडिएशन का। अच्छा, एक और काम कर लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन ने मान लो आग जला रखी है ना, यहाँ मान लो आग जल रही है और अपन यहाँ पास में खड़े हैं, है ना, कोई स्टूडेंट है, कोई आदमी है जो यहाँ पास में खड़ा है, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि उसको हीट लगेगी, है ना, उसको ना गर्म लगेगा थोड़ी देर बाद में। तो ध्यान देना एक बार के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आग तो यहाँ लगी हुई है, हीट तो यहाँ बन रहा है, बट फिर भी इसको गर्म क्यों लग रहा है इसको, क्योंकि यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर जो हुआ है वो किसकी फॉर्म में हुआ है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रेडिएशन का। और जो ये अपन ने पहले पढ़ लिया, पहले देख लिया, वो भी किसका एग्जाम्पल है, रेडिएशन का। तो देखो इट इज वेरी इजी कि रेडिएशन का मतलब है वेव, कि जहां जहां आपका हीट वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट हो रहा है, वेव की फॉर्म में चल रहा है, उनको अपन क्या बोलेंगे, वहां पे जो तरीका होगा उसका नाम क्या होगा, रेडिएशन। क्या मेरी बात सही है क्या। जैसे मान लो एक और देख लो आप चीज, है ना, कि जैसे मान लो कि एक है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो टेम्परेचर है वो अपन लेट सपोज 300 केल्विन है स्टार्टिंग में, है ना। 300 केल्विन तो कम रह जाएगा, 600 केल्विन मान लो आप, 600 केल्विन। इसको मैंने गर्म कर रखा है इतना,
और इसको मैंने यहाँ पे सराउंडिंग में यहाँ पे रख दिया है ना, एनवायरमेंट में, ठीक है ना। तो अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ देर बाद में आपका ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। अभी कितना है, 600 केल्विन है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम द टेम्परेचर विल बी डाउनफॉल। तो ये मान लो कि थोड़ी देर बाद में 400 केल्विन हो गया। तो आप ध्यान दो कि ये हीट जो ट्रांसफर हो गया, अब देखो ऑब्वियसली इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, इट मीन्स कि यहाँ से हीट भाग गया, यहाँ से हीट मूव कर गया। तो वो हीट कहाँ मूव कर गया, तो वो हीट जो है आपका सराउंडिंग में मूव कर गया, सराउंडिंग में मूव कर गया। तो जो सराउंडिंग में मूव करा है वो किसकी फॉर्म में करा है, इन फॉर्म ऑफ वेव और रेडिएशन। तो यहां पर भी इसको अपन क्या बोलेंगे, द रेडिएशन वे, इसका नाम भी क्या होगा, रेडिएशन वे। तो दीज आर वेरी है ना लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल जो हम देख सकते हैं जो रेडिएशन के बेसिस पे काम करते हैं, है ना। अब ये तो हो गया इनका एग्जांपल, है ना, थोड़ा फील ले लिया अपन ने। नाउ अब अपन जो टॉपिक है ना उसका थ्योरी पार्ट जो अपन कवर करते हैं, इसके कुछ की पॉइंट है वो देखिए एक बार के लिए आप। अच्छा, रेडिएशन को अच्छे से समझने के लिए एक साइंटिस्ट है प्रीवोस्ट, है ना, प्रीवोस्ट ना, उसके कुछ स्टेटमेंट है वो अपन देखते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है ना। तो आप लिखो इसके अंदर, पहले आप इसमें लिखो इट इज द प्रोसेस, इसकी जो डेफिनेशन वो लिखो आप, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच heat is transmitted from one place to another place without heating intermediate, विदाउट हीटिंग इंटरमीडिएट। या इसको आपको यहां नहीं दिख रहा है तो इसको आप यहां लिख लो, विदाउट हीटिंग इंटरमीडिएट, है ना, ये देखो आप, या इंटरमीडियम बोल दो ना, यहां पे आएगा इंटरमीडियम मतलब मीडियम। देखिए एक बार इसका मतलब क्या हुआ और इसका जो डेफिनेशन है उन दो से अलग क्यों है, ध्यान दे एक बार के लिए आप। तो आप देखो इसमें पहली बात तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही डेफिनेशन है जो अपन ने पहले पढ़ रखा है कि ये प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हीट ट्रांसफर कहां करेगी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट जो ये लास्ट लाइन है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वाले तरीके में जो आपका मीडियम है वो ऑलमोस्ट गर्म नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट हीटिंग, कि जो आपकी वेव जब मूव करेगी तो डेफिनेटली आपकी वेव किसी मीडियम में मूव करेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ मान लो अपन ने सन मान रखा था, ये सन मान लो, और अपन ने बात की थी कि सन से हीट यहाँ पे आएगा ग्राउंड तक। अच्छा एक काम करो कि ग्राउंड पे आप एक कोई ऑब्जेक्ट रख दो, यहाँ पे आपने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अच्छा धूप पड़ रही है, मान लो दोपहर है ना, धूप पड़ रही है यहाँ पर, तो अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ देर बाद में इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि ये हीट इसको मिल जाएगा, इसने हीट रिलीज की है और इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली। तो ऐसा होने से इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ी देर बाद में बहुत हाई हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो आपकी जो रेडिएशन जो है, जो वेव है, वो कहाँ प्रोपेगेट हो रही है, इस एयर मीडियम में, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। अच्छा अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखना आप कि कुछ देर बाद में अपन इसको टच किया ऑब्जेक्ट को, तो ये काफी हद तक गर्म हो गया, ये काफी हद तक ये गर्म हो जाएगा। बट यदि आप यहाँ जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उनको आप टच करोगे तो आप देखोगे कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो कंपैरेटिवली इसके बहुत कम गर्म है ना। कि ये मान लो कि आयरन का बॉक्स है या कोई ब्लॉक है, तो इसका जो टेम्परेचर है कुछ देर बाद में, है ना, काफी कम टाइम में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। बट जो ये मॉलिक्यूल है, जो एयर का मॉलिक्यूल है, जो 24 आवर वहीं पे पड़ा हुआ था, वहीं पर था, बट फिर भी अपन उसको अपना ना फील करेंगे, है ना, रियलाइज करेंगे, तो आप देखोगे कि इसका जो टेम्परेचर है, इन एयर मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो इसके कंपैरेटिवली बहुत कम गर्म हुआ है। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं ऑलमोस्ट कि बिना गर्म किए। तो इस वाले तरीके में रेडिएशन में जब हीट आपका यहां से यहां आ गया तो जो आपका इंटरमीडिएट जो है, जो आपका मीडियम है बीच वाला, ये एयर मीडियम, ये ऑलमोस्ट गर्म नहीं होता है या इसको ये ऑलमोस्ट हीट नहीं करता है। इसका नाम क्या होता है, रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये बोलना चाह रहे हैं, उतार ले इसको आप। अच्छा अब देखो कुछ पॉइंट और है यहाँ पर। मैंने अभी आपको कहा था कि एक साइंटिस्ट है प्रीवोस्ट नाम का, तो उस प्रीवोस्ट की थ्योरी ये कुछ वो अपन देखेंगे ना। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है इसका सब पार्ट रहेगा, अभी अपन यही पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर में आप हेडिंग डाल लीजिए प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ध्यान दे एक बार के लिए क्या बोलना चाह रहा ना ये। ओके देखो इसको समझेंगे ना अपन तो आगे आपको आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। क्या बोलना चाह रहा है ये प्रीवोस्ट आपको ये बोलना चाह रहा है,
इसके कुछ पॉइंट्स है, इसके कुछ जाना, इसके कुछ स्टेटमेंट है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। ये जो पहला स्टेटमेंट है मैं बोल रहा हूँ, मैं जो पहला स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि ऑल बॉडीज अबाउ 0 केल्विन टेम्परेचर, अबाउ 0 केल्विन टेम्परेचर, अबाउ 0 केल्विन टेम्परेचर emit heat to surrounding and gain heat from surrounding continuously, है ना, continuously। अब ध्यान दे एक बार कि इसका मतलब क्या हुआ, कि ये बोलना चाह रहा है प्रीवोस्ट आपको कि जिन बॉडीज का टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होता है, तो पहली बात तो जो 0 केल्विन है वो सेल्सियस में कितना होगा, आप ध्यान दें एक बार के लिए कि जो 0 केल्विन है वो सेल्सियस में होगा -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इतना कम टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि सारी बॉडीज ही, क्योंकि हर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डेफिनेटली इससे तो बड़ा होता है ना। आज के टाइम पे या कभी भी आप देख लो, सर्दी गर्मी कभी भी आप चेक कर लेना आप, कि हर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इससे ज्यादा होगा आपका। तो आपको ये बोला हुआ है कि ऑल बॉडीज अबाउ 0 केल्विन टेम्परेचर एमिट हीट टू सराउंडिंग एंड गेन हीट फ्रॉम सराउंडिंग कॉन्टिन्यूसली। इट मीन्स कि जैसे मान लो कि मेरे पास में एक बॉडी है, ठीक है ना, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में। अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया सराउंडिंग के अंदर, मान लो इस रूम में रख दिया, तो इसका जो टेम्परेचर है, लेट सपोज अपन ने अज्यूम कर लिया कि 300 केल्विन मान लो आप। तो ध्यान दे एक बार के लिए कि ये जो बॉडी होगी इसके आसपास में ऐसी कोई ना कोई बॉडी तो होगी जिसका टेम्परेचर इससे कम भी होगा। इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 300 केल्विन है, बट इसके आसपास में ऐसी बॉडीज और हो सकती है कि जिनका जो टेम्परेचर इससे कम होगा, और ऐसी बॉडी भी हो सकती है जिनका टेम्परेचर क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो जिनका टेम्परेचर कम होगा, जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ पर है, तो उसका जो टेम्परेचर मान लो कम है, तो आपने पढ़ रखा है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टू लो टेम्परेचर। तो यदि इसका जो टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा मान रखा है अपन ने, तो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी। और साथ में ही कॉन्टिन्यूसली कुछ बॉडीज यहाँ पर ऐसी भी हो सकती है जिनका टेम्परेचर जो होगा 300 से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ये बॉडी उस बॉडी से अपने आप में हीट गेन कर रही होगी। क्या मेरी बात सही है क्या? तो हर बॉडी जो है वो जिनका जो टेम्परेचर है 0 केल्विन से ऊपर है ना यूनिवर्स में, तो वो साइमल्टेनियसली ना दो काम करती है, वो हीट को गेन भी करती है और वो हीट को एमिट भी करती है। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है एमिट, इसका मतलब होता है हीट का निकलना, हीट का रिलीज होना। तो हर बॉडी जो है वो, है ना, नेचर के अंदर हर बॉडी जो है वो हर टाइम पे दो काम करती है, वो हीट को एमिट भी कर रही है और हीट को एब्जॉर्ब भी कर रही है। ये इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो है प्रीवोस्ट का। आप ध्यान दें, सेकंड क्या बोलना चाह रहा है आपको, सेकंड आपको ये बोलना चाह रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। फर्स्ट पॉइंट तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सेकंड पॉइंट आएगा नेचर ऑफ बॉडी, एंड थर्ड पॉइंट आएगा एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ एमिटिंग सरफेस। देखो ये आसान पॉइंट है, इसको अपन इसको ना देख सकते हैं आराम से, आपको मालूम पड़ जाएगा, इसको मतलब फील करेंगे कि ये बोलना चाह रहा है कि किसी भी बॉडी से हीट रेडिएट, मतलब कि हीट का बाहर निकलना। हीट रेडिएट का मतलब क्या है, हीट का रिलीज होना, बाहर निकलना। तो आप बताओ मुझे कि जो हीट कितना बाहर निकल रहा होगा, किसी भी सर्टेन बॉडी से कितना हीट बाहर निकल रहा होगा, वो चीज़ जो है वो कहाँ कहाँ डिपेंड करती है, तो डिपेंड करेगी बॉडी के टेम्परेचर पर। तो इसको समझते हैं कि कैसे डिपेंड करती है। तो एक काम करो, आप दो बॉडीज मान लो, आप इसको ना अपन कंपेयर करेंगे, दो बॉडी मान लो आप। लेट सपोज कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर मान लो कितना मान लिया अपन ने, 50 मान लो डिग्री सेल्सियस, और एक और बॉडी है जिसका जो टेम्परेचर है वो मान लो कितना है, 35 मान लो आप। इन दोनों बॉडीज को मैंने यहाँ पे रख दिया पास में। अच्छा, सराउंडिंग को मान लो, सराउंडिंग जो है ना, जो एटमॉस्फेयर है वो मान लो अपने लेट सपोज अज्यूम कर लिया कहाँ पर है, 27 पे मान लिया अपने, 27 के ऊपर मान लो। अब बताओ कि इनमें से, इन दोनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी से हीट फास्टली बाहर जा रहा होगा, इन दोनों बॉडीज में से
कौन सी बॉडी से हीट आपका फास्टली बाहर मूव कर रहा होगा, या इसको आप ऐसे बोल दो कि किस बॉडी का जो हीट रेडिएशन है, जो हीट रेडिएट का रेट है वो ज्यादा होगा। तो आप चेक करें कि इसका जो टेम्परेचर है हाई है, इसका लो है। तो आप चेक करना कि यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है, देखो हीट को जाना कहाँ पर है, हीट जाएगी आपकी सराउंडिंग में, नेचर में। तो देखो आप यदि अपन इस वाले पेयर की बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आएगा 23 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 8 का। मतलब कि अपन ने पहले ही बात कर रखी है कि जहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे अमाउंट ऑफ हीट आपका ज्यादा फ्लो कर पाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ से फास्टली हीट आपका बाहर जाएगा, मतलब कि ये बॉडी जो है ना वो जल्दी ठंडी हो जाएगी आपकी कंपेरेटिवली इसकी। तो अभी अपन ने बात की, यही बोलना चाह रहा है कि कितना अमाउंट आपका रेडिएट होगा, ये बात कहाँ डिपेंड करती है, उस बॉडी के टेम्परेचर पर। जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, हाई होगा, वह बॉडी उतना ही आसानी से आपका हीट को रेडिएट कर पाएगी, हीट को रिलीज कर पाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं कि नेचर ऑफ बॉडी। देखो ये भी एक पॉइंट काम का है। जैसे मान लो कि मेरे पास दो बॉडी है, अब बात जो टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे अपन, अब बात कर रहे हैं अपन नेचर के बारे में। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बॉडी है आयरन की, ठीक है ना, और एक बॉडी मान लो है वुड की, है ना, वुड की। ये इसका वुड का नेचर है, इसका आयरन का नेचर है। बताओ कि दोनों को मैंने मान लो गर्म कर दिया इक्वली। लेट सपोज इसका जो टेम्परेचर है मान लो कितना है, वही मान लो 50 मान लो आप, और इसका भी मान लो कितना है 50 है। ओके, अब बताओ कि इन दोनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी जल्दी ठंडी हो जाएगी। अच्छा, जल्दी ठंडी होने का मतलब क्या है कि जो हीट का रेडिएशन है वो कहाँ फास्ट हो रहा है, क्योंकि जिस बॉडी से हीट आपका फास्टली बाहर निकलेगा वो बॉडी डेफिनेटली आपका जल्दी से ठंडी हो जाएगी। अच्छा देखो, ये बॉडी आयरन की है, ये बॉडी वुड की है, तो ऑब्वियसली ये जो आयरन वाला बॉडी होगा वो जल्दी से आपका ठंडा हो जाएगा। इट मीन्स कि आयरन से हीट जो निकल रही है उसकी रेट क्या है, ज्यादा है। तो यही बोलना चाह रहा है कि जो हीट का रेडिएशन है वो एक तो कहाँ डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। दूसरा कहाँ डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ बॉडी, की बॉडी किसकी बनी हुई है, बॉडी किसकी बनी हुई है। यदि आयरन की बनी हुई है तो डेफिनेटली हीट का जो लॉस होगा फास्टली होगा, रैपिडली होगा, और इस वाले केस में कम हो पाएगा। तो सेकंड पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए आप, एरिया ऑफ एमिटिंग सरफेस। दिस इज ऑल्सो इजी पॉइंट, ध्यान दे एक बार के लिए। बताओ मुझे कि जैसे मान लो कि एक बॉडी है, इसका एरिया जो देखो आप बताओ कि ये बॉडी कहाँ से हीट को ना एमिट कर पा रही है या कहाँ से हीट को रिलीज कर पा रही है। तो जो भी ये एरिया है, इसका जो कॉन्टेक्ट एरिया है ना सराउंडिंग के, उस पूरे एरिया से हीट बाहर निकल रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ से भी हीट बाहर निकल रहा है, यहाँ से भी हीट बाहर निकलेगा, ठीक है ना। देख पा रहे हो आप कि इस जितना भी बॉडी का एरिया एयर के कॉन्टेक्ट में है, सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में है, उस सारे पार्ट से आपका हीट बाहर निकल रहा है। अच्छा, यदि अपन एक काम करें कि इस बॉडी का एरिया अपन इंक्रीज कर दे, तो ऑब्वियसली जो कॉन्टेक्ट एरिया होगा वो बढ़ जाएगा आपका, और कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो आपका जो अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगा वो आपका बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि जितना एरिया आपका कॉन्टेक्ट में है उसके अकॉर्डिंग आपका हीट रेडिएट होगा। मतलब कि यदि कोई बड़ी बॉडी है तो उसका हीट जो रेडिएशन है ज्यादा होगा कंपैरेटिवली एक स्मॉल बॉडी के। ये बोलना चाह रहा थर्ड पॉइंट। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोबारा इसको अपन रिपीट कर लेते हैं एक बार के लिए। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कि जिसका जो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वहां से हीट उतना ज्यादा बाहर जाएगा। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ बॉडी। अभी अपन एग्जांपल लिया आयरन का, रोड का, वो वाली कहानी। एंड लास्ट वन इज एरिया ऑफ एमिटिंग सरफेस, कि जो हीट एमिट हो रही है उसका एरिया कितना है। यदि एरिया बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली जो हीट का अमाउंट जो बाहर जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट है वो देखिए आप। थर्ड पॉइंट तो कोई खास पॉइंट नहीं है, अपन ने पहले ही बात कर ली। थर्ड पॉइंट ये बोलना चाह रहा है, द रेट ऑफ हीट रेडिएट, द रेट ऑफ हीट रेडिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मतलब कि किसी भी बॉडी से कितना हीट बाहर जाएगा, ये जो बात है वो उस बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यदि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट का अमाउंट आपका फास्टली बाहर जाएगा, क्योंकि ज्यादा होने का मतलब क्या है कि डिफरेंस कम हो जाना। जैसे मान लो कि एक बॉडी का टेम्परेचर मान लो कि ये लेट सपोज टेम्परेचर अपने मान लिया कितना 50 मान लिया अपन ने, और एक और बॉडी है जिसका जो टेम्परेचर मान लो कितना आपका 40 मान लो आप, ठीक है ना। और सराउंडिंग जो है वो मान लो कितने पे 30 पर है सराउंडिंग। ये है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। तो आप ध्यान देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है। यहाँ पे जो डिफरेंस बनाया है, देखो हीट तो यहीं आनी है, हीट को कहाँ आना पड़ेगा, सराउंडिंग के अंदर। तो यहाँ पे डिफरेंस कम है तो यहाँ पे हीट का जो है ना रेडिएशन होगा कम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो थर्ड पॉइंट ये बोलना चाह रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट,
अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। ओके, दीज आर सम बेसिक पॉइंट, है ना। और जो स्टेटमेंट है सारे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपन इनको एनालिसिस कर सकते हैं, बट ये किसने दिए अपने को, ये पूरी जो थ्योरी है वो किसने अपने को बताई, उसका नाम है प्रीवोस्ट, ना प्रीवोस्ट। ओके, अच्छा आगे और ध्यान दें आप एक बार के लिए। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी जो आपका रेडिएशन है पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम अपन बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। इसके अलावा, है ना, एब्जॉर्प्टेंस क्या होती है, एमिटेंस क्या होती है, सारी बातें अपन करेंगे। तो जो भी आपको मैंने आज पढ़ाया है, आज अपन ने बात की है कन्वेक्शन के बारे में, कि जो कन्वेक्शन है उसके हेल्प से हीट कैसे फ्लो करती है, या जो लिक्विड्स है वो कैसे गर्म होते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की है रेडिएशन, इसका जो बेसिक मतलब है, जो इसका डेफिनेशन है, इसके एग्जाम्पल अपन ने लिए और जो कुछ थ्योरेटिकली अपन ने इसको पढ़ लिया, है ना। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। ओके, यदि आपको डाउट लगे कुछ इसमें ना, आपको डाउट कहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ना, मैं आपको डेफिनेटली आपकी वहाँ पे हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।